नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम 60% के आसपास प्रश्न लेकर आए हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज हम करेंगे ये सामान्य हिंदी से और इतिहास जो हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे मिले जुले प्रश्न रहेंगे। तो साथियों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो बड़ी ही महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको ज़रूर बताना है कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो के जो प्रश्न हैं 60 प्रश्न हैं। कुछ इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं और कुछ इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। तो साथियों, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये किसके द्वारा रचित है रामचरितमानस? ये तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताइए। मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। साथियों, इसमें आपका उत्तर बी आया है तो बिल्कुल सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। और ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। साथियों, कई साथियों का बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? दोस्तों, एकदम से सही उत्तर आया है, आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी, हिंदी लिपि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षय वर्ण किस योग से बना है? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। अक्षय किस वर्ण किसके योग से बना है? साथियों, इसमें आपका उत्तर पहला है तो बिल्कुल सही है, क प्लस स, ये इसका संयोजन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यानी इनमें से ये बताना है कि किस वर्ण का उच्चारण दांत से दंत्य वर्ण नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, ऑप्शन डी जो हमारा ट है ये दंत्य नहीं। ये कौन सा वर्ण है? ये मूर्धन्य वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। इसके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श कर लेती है। ट क्या है? मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझें और तभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथियों। यानी कि क का उच्चारण स्थान बताना है। दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, कंठ वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में कंठ से हवा निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण बताना है, कौन सा रहेगा? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, द क्या है? घोष वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बताना है। शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। शीर्षक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? साथियों, इसमें उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, शीर्षक। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप बताइए। मंत्रिमंडल। दोस्तों, इसमें आपके डाउट वाला आंसर आ रहे हैं दो, तो मैं आपको बताती हूँ। इसका शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल, त्रय पर मात्रा छोटी रहेगी। अगला प्रश्न बताइए, अतिथि का शुद्ध रूप क्या होगा? अतिथि शब्द का शुद्ध रूप बताना है, क्या रहेगा इसका उत्तर? जी दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही उत्तर दिया सभी ने, आपको बहुत बहुत बधाई, अतिथि।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पूर्ति शब्द का शुद्ध रूप बताइए। पूर्ति को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? साथियों इसका उत्तर ऑप्शन रहेगा सी, पूर्ति। अगला है निरस्ता। निरस्ता का शुद्ध रूप बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर साथियों, आपको बधाई हो, निरस्ता। अगला है महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? जी जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर, महात्मा। अगला है रमा प्लस ईश रमेश, इनमें से कौन सी संधि होगी? रमेश शब्द में संधि बताना है, कौन सी संधि होगी? जी दोस्तों, ये होगी गुण संधि। इसमें आ के बाद अगर ई आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। यानी देखिए मैं पर एक ही मात्रा लगी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए साथियों। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। उत प्लस चारण, ये उच्चारण क्या है? एक व्यंजन संधि है। अगला है रसोई घर में कौन सा समास होगा? साथियों ऑप्शन को देखकर उत्तर जल्दी से जल्दी दें। रसोई घर में समास बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही है, तत्पुरुष रसोई के लिए घर, इसका होगा विग्रह। अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास होगा? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आया है, कर्मधारय। विग्रह करेंगे तो नीली है जो गाय। गाय की क्या विशेषता है? वो नीले रंग की है। जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? साथियों प्रश्न को ध्यान से समझें तभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन रहे हैं। तीसरा कौन है? विष्णु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में पर कौन सा कारक है? कारक से संबंधित प्रश्न है साथियों। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान या संबंध? साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की प्रसर्ग या चिन्ह होता है में और पर। तो देखिए यहाँ पर है, तो ये कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। अगला हमारा प्रश्न देखिए, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक रहेगा? वह घर से बाहर गया। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें और उत्तर आपका बिल्कुल सही आया। ये क्या है? अपादान कारक। जहाँ से कोई व्यक्ति वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु से अलग होता है, वहाँ पर होता है अपादान कारक। तो यहाँ पर वह किससे अलग हो रहा है? घर से। अगला अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया। उतासन क्या होता है? अग्नि को कहते हैं। सोम अमृत होता है। अक्षी आँख। आल्य क्या होता है? घर या मंदिर। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। जलज, पीयूष, जल्दी, जलद। कमल का पर्यायवाची कौन सा रहेगा? जी दोस्तों, क्या रहेगा? जलज। पीयूष अमृत का होता है, जल्दी बादल का, और जलद किसका? बादल का। अगला हमारा प्रश्न इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची बताइए। साथियों इसका उत्तर आपका सी है, तो बिल्कुल सही है, मधुआ। अगला घर का पर्यायवाची शब्द है, ये बताना है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। घर निकेतन को कहते हैं। नग पहाड़ होता है। इला क्या होता है? पृथ्वी। और विहार का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। अगला प्रश्न है हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? हरिण का पर्यायवाची शब्द बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर। मृग को क्या कहते हैं? हरिण। उपकार का विलोम बताना है। उपकार। दोस्तों एकदम से सही उत्तर, आपको बहुत बहुत बधाई। उपकार का क्या होता है? अपकार। अगला है आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम शब्द क्या होगा? जी साथियों, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, अनागत। अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम बताइए।
सापेक्ष का विलोम। जी दोस्तों, सही उत्तर आया सापेक्ष का रहता है निरपेक्ष। अगला प्रश्न है समरण का विलोम बताना है। समरण का विलोम। साथियों, इसका उत्तर रहेगा विस्मरण। अर्थ का विलोम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा है साथियों, ध्यान बनाए रखें। अर्थ का विलोम शब्द बताइए। साथियों, अर्थ का होता है इति, ऑप्शन डी। अर्थ का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना, और इति का मतलब समापन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जिसमें संदेह न हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। जिसमें संदेह न हो। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, उसे कहेंगे असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चल रहा हो। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर सी है तो बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं अभियुक्त। अगला प्रश्न, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं। साथियों, एकदम से सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, और तैयारी करते रहें, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जंगल में लगी आग। साथियों, सही उत्तर है बिल्कुल, उसको दावानल कहते हैं। और जो आग समुद्र में लग जाती है उसको कहते हैं बड़वानल। और जो बिछुड़ने की जो आग यानी कि बिछुड़ने का जो दुख होता है उसको कहते हैं विरहाग्नि। जठराग्नि, पेट की जो भूख होती है उसको जठराग्नि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया, उसको अवैध कहते हैं। अगला है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा रहेगा ये? जी दोस्तों, इसमें उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही, ये एक संयुक्त वाक्य है। मोहन को हिंदी पढ़नी ये एक सरल वाक्य है। वह शास्त्री जी के यहाँ गया है ये दूसरा सरल वाक्य है। और दोनों सरल वाक्य किसी योजक शब्द के द्वारा जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। किस प्रकार का वाक्य रहेगा? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। जी साथियों, ये भी बिल्कुल सही उत्तर आया, ये रहेगा संयुक्त वाक्य। छाती पर मूंग दलना, ये एक मुहावरा आ गया, इसका क्या अर्थ होगा? छाती पर मूंग दलना। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब आया, आपको बहुत बधाई। बहुत परेशान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पद्मावत के लेखक कौन हैं? साथियों, पद्मावत के लेखक का नाम बताना है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, मलिक मोहम्मद जयसी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, अमीर खुसरो। ये किसके हैं? ये आदि काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे का मतलब बिहारी की क्या इसमें से प्रसिद्ध हैं? साथियों, एकदम से सही उत्तर आया, बिहारी के क्या हैं? दोहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाले लेखक का नाम बताइए। साथियों, इसका उत्तर आपका सी है, तो बिल्कुल सही है, नामवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हो सकता है श्रृंखला ऊपर नीचे हो गई हो, इसके लिए आपसे थोड़ी सी क्षमा है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन को देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जान पर खेलना, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, जोखिम उठाना। अगला है कान में तेल डालना। कान में तेल डालना। साथियों, बिल्कुल सही आया उत्तर, कुछ न सुनना। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना। साथियों, सही उत्तर एक सभी का भाग जाना। गांठ में बांधना। गांठ में बांधना। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर आया है ऑप्शन
इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन ए, खूब याद करना। साथियों अगला प्रश्न है गांठ में बांधना। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, सही उत्तर है खूब याद करना। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य बताना इनमें से कौन सा है। साथियों इसमें आपका उत्तर अगर ए है रामचरितमानस तो बिल्कुल सही है, ये एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। साथियों अगर आपका उत्तर आया इसमें नई कविता तो बिल्कुल सही है, आपको बहुत बधाई। आत्मजयी का रचनाकार कौन है। आत्मजयी के रचनाकार का नाम बताना है। साथियों इसका उत्तर कुंवर नारायण, बिल्कुल सही दिया आपने। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। साथियों आदिकाल की, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों सही उत्तर आया आपका सूरदास जी। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है। कामायनी के रचयिता का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि नहीं है ये बताना है ऑप्शन को देखते हुए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया है सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। साथियों सही उत्तर इसका रहेगा उर्वशी। रामलला नछहु किसकी रचना है। जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों ये रचना है बिल्कुल सही है तुलसीदास की। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन हैं। जी दोस्तों सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक का नाम क्या है। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया मोहन राकेश। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है। साथियों इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं। बहुत ही जल्दी से उत्तर आपने दिया, बहुत बहुत बधाई प्रेमचंद जी। अगला है सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है। सर्कस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। साथियों इसका उत्तर अगर आपका ए है संजीव तो बिल्कुल सही उत्तर है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक का नाम बताना है। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। साथियों बिल्कुल सही है हिंदी साहित्य का इतिहास। जब कब लिखा था 1929 में। अगला हमारा प्रश्न है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। नामवर सिंह ने अधिकांश इनमें से क्या लिखा है। साथियों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला है अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है। अपने अपने राम उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया कई साथियों ने, भगवान सिंह। अगला प्रश्न है चीप की दावत कहानी के लेखक कौन हैं। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया भीषम साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है। साथियों ये उत्तर बिल्कुल सही आया सुदामा पांडे धूमिल जी का। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी किस संत कवि की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी
ऑप्शन को देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया। ये रैदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह से आज इस वीडियो में मैं 60 या 62 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स।